हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन पार्ट 2। तो थ्योरी हमारे लिए पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी होता है बिकॉज हमारे जो अकाउंट्स का एग्जाम होता है उसके अंदर जनरली 10 से 12 नंबर की थ्योरी आती है, जिसमें से 5 से 6 नंबर की डायरेक्ट थ्योरी होती है, कोर थ्योरी, एंड बाकी 5 से 6 नंबर की प्रैक्टिकल रिलेटेड थ्योरी होती है। तो इसलिए हमारे लिए थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारी कल जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है, पार्टनरशिप से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है। आज हम पढ़ते हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में क्या क्या लॉजिक होता है। अगर पार्टनरशिप डीड हमारी नहीं बनाई गई है तो उस केस में क्या होता है कि पीएसआर इक्वल रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया जाएगा, सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% रहेगा फिक्स। अगर प्रेजेंस है तो ऑल प्रोविजन एज पर डीड होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। अब हम इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक पार्टनरशिप है जिसके अंदर ए और बी पार्टनर है। ए की कैपिटल है 1 लाख रुपीज और बी ने दिए हैं ओनली 5,000 रुपीज। तो आइडियली देखा जाए तो रेशियो हो गया 20:1 का, बट इस केस के अंदर पीएसआर फिर भी इक्वल रहेगा। पीएसआर यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 की आएगी। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो ए को थोड़ा गुस्सा आ सकता है, नाराज हो सकता है कि उसने 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करा बी के 5,000 के अगेंस्ट में, फिर भी उसे ना तो इंटरेस्ट मिलेगा ना ही कोई एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है, उसकी रेशियो भी प्रॉफिट शेयरिंग भी इक्वल है। तो इस तरीके की चीजें होती है, तो इसीलिए डीड जनरली बनाई जाती है। बट ये प्रोविजन है कि अगर डीड नहीं है तो उस केस में क्या रूल्स रहेंगे। उसके अलावा अगर कोई पार्टनर किसी को भी लोन देता है तो 6% का रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पर एनम, ये ध्यान रखने वाली चीज है, इसे हम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसकी जब हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका क्या लॉजिक है पर एनम लिखने का। यहाँ पे अगर हम देखते हैं 20,000 रुपीज अगर ए ने लोन दिया गया है तो 20,000 का इंटू 6/100 उसे इंटरेस्ट मिलेगा। ये हो गया 1,200 रुपीज पर एनम, ये एनुअल इंटरेस्ट रहेगा। अब इसके अलावा जो छोटे छोटे से टॉपिक्स बचे हैं वो कवर करते हैं जल्दी जल्दी। तो क्या एक पार्टनरशिप फॉर्म में माइनर कभी पार्टनर हो सकता है? एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होता, माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, सो ही इज नॉट एलिजिबल। बट पार्टनरशिप एक्ट के अंदर इसके एक्सेप्शन दी गई है कि अगर उसे सारे के सारे पार्टनर अपनी मर्जी से प्रॉफिट के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए एंटर करते हैं तो उसे एंटर किया जा सकता है, पर उसकी लाइबिलिटी जो होगी वो 0 रहेगी। प्रॉफिट के अंदर उसका रेशो रहेगा लेकिन लाइबिलिटी 0 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे समझते हैं, ए बी और सी तीनों पार्टनर है जिसमें से सी जो है वो माइनर है। तो ए का रेशो था फॉर एग्जांपल 3:2:1 ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पे 1 लाख का लॉस हुआ तो इसे बांटा जाएगा 3:2 के अंदर, 1 को हटा दिया जाएगा, इग्नोर करा जाएगा। तो 60,000 एंड 40,000 के अंदर 60,000 एंड 40,000 के अंदर इसे बांटा जाएगा 60:40,000। अब अगर यहाँ पे 30,000 का प्रॉफिट होगा तो इसे बांट दिया जाएगा 15,000:10,000:5,000। यानी कि जब लॉस होगा उस केस के अंदर 1 को इग्नोर कर दिया जाएगा, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो उसे इंक्लूड करा जाएगा और उसके बेसिस पर ही आगे निकाली जाएगी चीजें। अब देखते हैं लास्ट पार्ट कि एडमिशन कब हो सकता है। एडमिशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सारे के सारे पार्टनर का रेडी होना जरूरी है। यानी कि ए बी एंड सी 3 पार्टनर हैं, जिसमें से सी चाहता है कि वो अपने बेटे एक्स को इस पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन करवा दे, यानी उसको एडमिट करवा ले, उसे भी पार्टनर बना ले। बट ए तैयार है, बी तैयार नहीं है, तो ये एक्स यहाँ पे पार्टनर नहीं बन सकता, कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। क्यों? क्योंकि बी ने मना कर दिया है। तीनों के तीनों या जितने भी पार्टनर है, चाहे वहां पे 50 ही पार्टनर क्यों ना हो, जैसे हमारी मैक्सिमम लिमिट है, तो जब तक तीनों के तीनों नहीं एग्री करेंगे तब तक पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता, कोई भी न्यू पार्टनर। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल रिलेटेड थ्योरी पढ़ते हैं।
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में पढ़ा होगा 11th के अंदर, तो उस केस में क्या होता है कि हम ट्रेडिंग बनाते हैं, देन P&L बनाते हैं, और प्रॉफिट जो आता है वो चले जाता है सीधा सोल प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट के अंदर। बट यहां पे क्योंकि एक से ज्यादा ओनर है, मोर देन वन ओनर है, ये हर एंटिटी में चलेगा अदर देन सोल प्रोप्राइटरशिप। तो उस केस के अंदर यहां हर के एंटिटी के अंदर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। जैसे कि ये एक्चुअल में P&L अकाउंट का एक्सटेंशन होता है। P&L बनया, P&L का प्रॉफिट आया, उसके बाद में ये प्रॉफिट जो होता है ये ट्रांसफर होता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी, अगर हम अभी हम पार्टनरशिप के अकाउंट से रिलेटेड बात करेंगे, पार्टनरशिप अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो जितने भी एक्सपेंसेस, इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस पार्टनर से रिलेटेड होगा वो P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर ट्रांसफर होगा। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। क्यों? क्योंकि इसे हम आउटसाइडर लोन मानते हैं। इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है जब हम आगे करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये एक नॉमिनल अकाउंट है लाइक P&L। ये सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग को अप्रोप्रिएट का मतलब अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग को अप्रोप्रिएट करने का मतलब होता है कि उसे बांटने के लिए। तो कोई भी प्रॉफिट हो गया, कोई भी एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गई जो हमारी पार्टनरशिप से रिलेटेड हो, उसे बांटने के लिए जो यूज होता है, तो ये वो अकाउंट है सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। ये जनरली बनता है कि या तो डीड से, जो पॉइंट डीड के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड हो, या फिर म्यूचुअली अग्रीड पॉइंट हो। इसका फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से रहता है। पहले प्रीवियस ईयर का बैलेंस आता है, फिर P&L अकाउंट का बैलेंस जो हमारा करंट ईयर का ट्रांसफर हुआ, देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर हमने कोई चार्ज करा है, उसके अलावा हमारा आता है एक्सपेंसेस के अंदर कमीशन, सैलरी टू पार्टनर है, ये सैलरी टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम कोई चार्ज कर रहे हैं, अगर हमने जनरल रिजर्व में कोई बैलेंस डाला तो यहीं से ट्रांसफर होगा। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर हम कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो यहाँ, और लॉस को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लॉस को चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ आएगा, और जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो हमारा बैलेंस निकल जाएगा यहाँ पे। तो ये अकाउंट जो होता है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और ये बनता है सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल को और वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब आते हैं P&L और P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है। सेपरेट अकाउंट होता है P&L अप्रोप्रिएशन कोई सेपरेट अकाउंट नहीं होता, ये सिर्फ उसकी एक्सटेंशन होती है जो हम यूज करते हैं प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए। ये ट्रेडिंग के बाद बनता है, ये P&L के बाद बनता है। इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता क्योंकि ये हर ईयर का अलग बनता है। इसके अंदर ये एन्युटी कॉन्सेप्ट पे चलता है, जो आपने 11 में पढ़ा होगा, एन्युटी या फिर लाइक कट ऑफ प्रोसीजर जो होता है ये उसके अकॉर्डिंग काम करता है। यहाँ पे कट ऑफ प्रोसीजर नहीं होता, इसके अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगा। ये एक्सपेंस और इनकम सारे के सारे रिकॉर्ड करता है। यहाँ पे सिर्फ अप्रोप्रिएशन होता है। यहाँ पे आउटसाइड इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, यहाँ पे इनसाइड इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर। यानी कि ये जो इनकम एंड एक्सपेंस यूज कर रहा है वहां पे कोई भी पैसा बाहर नहीं जा रहा, ये सिर्फ हम अपनी अकाउंटिंग के पर्पज से उसे कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके अलावा हम अदर पॉइंट्स को भी फटाफट से कवर कर लेते हैं, जैसे कि रेंट पेड हमारा P&L अकाउंट में आएगा। ये रेंट पेड टू पार्टनर है, रेंट पेड टू पार्टनर P&L अकाउंट में जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। ऐसे ही लोन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है, लोन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये P&L अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट जितना भी ट्रांसफर होगा वो P&L अप्रोप्रिएशन के थ्रू होगा। पार्टनर का रिलेटिव का लोन होगा तो वो भी P&L अकाउंट से ही जाएगा। अब एक लास्ट हमारा टॉपिक है, इसके बाद में जितने भी हमारे टॉपिक्स आएंगे वो सारे के सारे सिर्फ हमारे वहां से प्रैक्टिकल के साथ साथ ही कवर होंगे। ये लास्ट टॉपिक है जो हमारा कवर होगा थ्योरी के अंदर। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के दो कैपिटल अकाउंट होते हैं। एक फिक्स्ड कैपिटल के काम, मतलब ये दो थ्योरीज हैं, दो पैरेलल चीजें हैं कि जो काम करते हैं। एक तो फिक्स्ड कैपिटल के अकॉर्डिंग बनता है और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। तो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर हमारे जो अकाउंट होते हैं उसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल, एक करंट। कैपिटल वाला जो अकाउंट होता है उसमें फिक्स रहती है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ मेजर एंट्री से चेंज आता है, जैसे एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग। बाकी करंट से जितनी भी उनकी रेगुलर डे टू डे एक्सपेंसेस और जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो करंट अकाउंट से पास की जाती है।
जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, या इसके अलावा कोई और भी एक्सपेंस हो गया, सेल करी हमने पार्टनर को, परचेज करी, समथिंग कुछ भी हो। फ्लक्चुएटिंग के अंदर एक ही कैपिटल अकाउंट होता है, उसी के थ्रू सारी एंट्रीज पास होती है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा तो ए बी सी ने अगर फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन करी 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख फॉर एग्जांपल, तो इनकी ये तीनों की सेम रहेगी थ्रू आउट द ईयर्स ऑल्सो। बट इसमें कभी कभी चेंज आ सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए एडिशनल कैपिटल लाया 50,000 की, या फिर बी कैपिटल लाया 20,000 की, तो ये होगा। और फॉर एग्जांपल अगर सी ने कैपिटल विड्रॉ कर ली 10,000 की, तो इनकी जो नई कैपिटल हो जाएगी 1.5 लाख, इसकी हो जाएगी 1.2 लाख और इसकी हो जाएगी 90,000। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ फिक्स एंट्रीज या मेजर एंट्रीज या फिर कुछ नॉन रिकरिंग एंट्रीज से पास होने से ही इनका बैलेंस चेंज होता है। और जो इसके अंदर दूसरा करंट अकाउंट होता है, उसके अंदर हमारी सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन, जितने भी रेगुलर डे टू डे एक्सपेंसेस है। फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या होगा कि वही 1 लाख एंड 1 लाख, उन्हीं में से ही ये फॉर एग्जांपल 50 भी ऐड हुआ, 20 भी ऐड हुआ और 10 माइनस हुआ। उसके बाद में फॉर एग्जांपल सैलरी 10-10 तीनों की है, तो वो 10-10 भी इसी में ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको 2-2 हजार रुपए दिया, तो वो भी इसी में ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें से माइनस होगा, तो इसका जो 10 का है फॉर एग्जांपल 1 इसी में से माइनस हो गया। तो इनका जो बैलेंस होगा वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा। इसके अंदर जो फिक्स्ड वाले का बैलेंस है वो जनरली थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है, जब तक कि कोई ड्राइंग या फिर एडिशनल कैपिटल या इस तरह की कोई एंट्री ना हो जिससे कि नॉन रिकरिंग एंट्री से चेंज ना हो, तो इसका बैलेंस थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है। करंट अकाउंट के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग वाले के अंदर पूरे साल के अंदर चेंज होता रहता है। सो आज का ये हमारा लेक्चर यही खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिकल सारी की सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, और जितने भी आगे थ्योरेटिकल चीजें हैं वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स के साथ ही सॉल्व करेंगे एंड उन्हें समझेंगे भी कैसे काम करता है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।